हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे भाग पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। और अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपके ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। हमारा दोस्तों अगला सवाल है यहाँ से कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन किया जाता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन किया जाता है। तो दोस्तों आपको इन दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन होता है, वहीं अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 39। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए 39 सदस्य राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 1/3 भाग सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर आपसे दोस्तों भाग पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानमंडल पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, जो कि दोस्तों देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको तालीम योजना के बारे में बता देता हूं कि ये योजना कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना था। तो दोस्तों ये इसके उद्देश्य थे। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए। दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दे रखा है? विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तीसरा दे रखा है हमको चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ये भी गलत है। और चौथा क्या है हमारा? प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर तालीम नामक जो योजना है वो इन दोनों के लिए सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो ए और डी है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि तालीम नामक जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना और प्रारंभ स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना। हमारा अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। यहाँ पर दोस्तों हमको टाइम पास नहीं करना है, हमको काफ़ी मेहनत करनी है और सिलेक्शन प्राप्त करना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है नगर का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो नगर का मेयर होता है उसको हम नगर का प्रथम नागरिक कहते हैं। दूसरा क्या है? नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा है हमारा कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए बी सी ये तीनों ही सही हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि दोस्तों नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों ये जो परंपरा है वो कब से प्रारंभ हुई ये आपसे पूछ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सन 1966 तक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता था, लेकिन 1967 में इसका अध्यक्ष विपक्ष का होने लगा। तो आपको याद रखना है कि 1967 ईस्वी में इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का होने लग गया था, जबकि इससे पहले दोस्तों सत्ता पक्ष का ही होता था। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया है। तो अगर आपसे पेपर पूछता है कि लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित होती है, जिसमें कि दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो आपसे पेपर पूछता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अब दोस्तों हम इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो हमारे 22 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय किसका न्यायालय होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंसिफ। उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय मुंसिफ का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे ऊपर का न्यायालय किसका होता है? तो जिला जज का होता है, और इन दोनों के बीच में जिसका न्यायालय होता है वो होता है सिविल जज का। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में 3 न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? मुंसिफ का न्यायालय, दूसरा सिविल जज का न्यायालय, और तीसरा क्या होता है? जिला जज का न्यायालय। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में लोक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। अब दोस्तों इसका कार्य क्या है? तो आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1976 ईस्वी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिससे कि दोस्तों कर्मचारियों को शीघ्र न्याय मिल सके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपका प्राधिकरण है वो सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित जितने मुकदमे होते हैं उनको आराम से, प्यार से, शीघ्रता से सॉल्व करने के लिए रखा गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति कब जारी हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति जारी की गई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी आवास योजना किसके लिए है? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सर्व समाज गरीबों के लिए ये योजना बनी हुई है। इस योजना के तहत क्या होता है? तो दोस्तों श्री काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अपने गरीबी रेखा से नीचे वाले सर्व समाज के व्यक्तियों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस योजना के तहत निःशुल्क आवास दिया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे वाले सर्व समाज के व्यक्तियों को दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो हमारा अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है? दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ के गोमती नगर में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हो रही है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
हाईटेक टाउनशिप नीति कब से प्रारंभ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी से हाईटेक टाउनशिप नीति प्रारंभ हुई थी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए हाईटेक टाउनशिप नीति 2003 में जारी की गई थी। तो दोस्तों इसके तहत क्या होता है कि निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है पेपर में कि इसके तहत प्रत्येक टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसके तहत प्रत्येक टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 एकड़ होना चाहिए। वहीं दोस्तों निवेश पूंजी 1000 करोड़ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है और अक्सर क्या हो दोस्तों हम इनको छोड़ देते हैं, जबकि दोस्तों यही सवाल होते हैं जो कि पेपर में आने के बाद हमको स्कोर कराते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन सा होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिस्तरीय क्या होता है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो दोस्तों ग्राम पंचायत मतलब पहला स्तर हो गया। तो अगर आप पूछा जाए पहला स्तर कौन सा होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा। दूसरा स्तर कौन सा होगा? क्षेत्र पंचायत हो जाएगा। और तीसरा स्तर क्या होगा? जिला परिषद या फिर जिला पंचायत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आया है बीडीओ। ये बीडीओ कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है कि क्षेत्र पंचायत के सचिव बीडीओ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बीडीओ कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि क्षेत्र पंचायत के जो सचिव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीडीओ कहते हैं। हमारा दोस्तों अगला सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब सवाल क्या है पहले ये देख लेते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 आपके मुख्यमंत्री के नाम हैं और आपको इन नामों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले कौन से मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कौन से मुख्यमंत्री आए और उसके बाद कौन से मुख्यमंत्री आए, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।